नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टल वॉरियर चैनल में। याद रखिए, परीक्षा सिर्फ सवालों की नहीं, बल्कि आपके धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास की भी होती है। जो आज अपनी तैयारी में 100% देता है, वही कल सफलता की सूची में अपना नाम देखता है। आज की इस वीडियो में हम बिहार सर्कल LDC 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को विस्तार से हल करेंगे। अगर आप भी GDS टू MTS विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिहार सर्कल 2026 पेपर फर्स्ट का पार्ट ए DOP। क्वेश्चन 1, डाक मार्गदर्शिका के अनुसार यदि मूल्य 10,000 से अधिक हो तो निम्नलिखित में से किस वस्तु का अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषण निषिद्ध है। बात करें निषिद्ध आर्टिकल की, तो जब भी कोई सोने का सिक्का या बुलियन या फिर दोनों हो, उनका जो मूल्य 10,000 रुपये से अधिक का हो, तो ऐसे आर्टिकल को हम निषिद्ध आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं। वर्तमान में ये सीमा 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है, यानी कि 20,000 से अधिक के सोने के सिक्के या बुलियन भेजे जाएंगे तो उन्हें निषिद्ध आर्टिकल की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऑप्शन है मुद्रा नोट, ये रॉन्ग हो जाएगा। स्वर्ण मुद्रा अथवा बुलियन या दोनों, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डाकघर बचत खाता SB के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात करें SB की, तो कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में केवल एक खाता अपने नाम पर खोल सकता है। SB खाते में ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में भी बदला नहीं जा सकता है। ऑप्शन है, एकल बचत खाते को किसी भी समय संयुक्त खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तन तो होगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी की, ज्वाइंट अकाउंट को अनुरोध पर एकल खाते में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी, एकल खाते के रूप में खोले गए खाते को बाद में संयुक्त खाते में अथवा संयुक्त खाते को एकल खाते में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक डाकघर में एक से अधिक एकल बचत खाते खोल सकता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, केवल एक ही खाता खोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, डाक जीवन बीमा PLI की शुरुआत किस तिथि को की गई थी। बात करें PLI की, तो PLI की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी 4,000 सम एश्योर्ड के साथ में। वर्तमान में PLI अधिकतम 50 लाख तक की जा सकती है और मिनिमम 20,000 रुपये। 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए PLI की शुरुआत की गई। 1894 में PNT महिला ने भी PLI में भाग लिया, इसलिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 1884। क्वेश्चन नंबर 4, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना के अनुसार बालिका की कितनी आयु तक खाते का संचालन अभिभावक द्वारा किया जाता है। बात करें सुकन्या की, तो कोई भी बालिका जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम हो, उसका यह खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में मैक्सिमम 2 सुकन्या के खाते खोले जा सकते हैं। अगर किसी परिवार में कोई जुड़वा बच्चे हैं तो जुड़वा के मामले में मैक्सिमम 3 खाते खोले जा सकते हैं। जब बालिका 10वीं उत्तीर्ण कर ले या उसकी आयु 18 वर्ष की हो जाए, तब वह उच्च शिक्षा के लिए 50% की निकासी कर सकती है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अकाउंट को माइनर अकाउंट से मेजर अकाउंट में कन्वर्ट
करवाना पड़ेगा। अर्थात जब बालिका की 18 वर्ष की आयु हो जाएगी तब बालिका अपने अकाउंट को खुद ही संचालित कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, यदि लेटर बॉक्स खाली करते समय किसी लेटर बॉक्स में कोई क्षति या दोष दिखाई दे तो क्या पत्र पेटिका परिचार को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उसे अनदेखा कर अपना कार्य जारी रखना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। स्वयं उसकी मरम्मत करनी चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसकी सूचना पोस्ट मास्टर को देनी चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन डी निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा डाकघर स्वयं तथा अपने अधीनस्थ उप डाकघरों एवं शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है? तो एसओ प्लस बीओ का जो अकाउंट ऑफिस होता है वो एचओ होता है, अर्थात एचओ खुद और एसओ और बीओ का मुख्य लेखा कार्यालय होता है। बात करें बीओ के लेखा कार्यालय की तो बीओ का लेखा कार्यालय एसओ भी हो सकता है और एचओ भी हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधान डाकघर, हेड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ट्रांजिट कार्यालय, ट्रांजिट ऑफिस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है स्पीड पोस्ट वितरण करना, रॉन्ग हो जाएगा। सभी डाक लेखों को खोलकर छटाई करना, छटाई नहीं करता है, छटाई सॉर्टिंग मेल ऑफिस करता है। ट्रांजिट बैग प्राप्त कर बंद बैगों को बिना खोले आगे भेजना, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल मनी ऑर्डर बुक करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बात करें जो थैले बिना खोले आगे भेजे जाते हैं उन्हें फॉरवर्ड थैले कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डाक विभाग में आरएलओ का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएलओ के बारे में हमें वॉल्यूम 5 के क्लोज नंबर 12 में बताया गया है। आरएलओ का फुल फॉर्म रिटर्न लेटर ऑफिस होता है। आरएलओ सर्कल के हेडक्वार्टर में स्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिटर्न लेटर ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी डाक लेखों पर सीमा शुल्क का आकलन किस कार्यालय में किया जाता है? तो जो कस्टम ड्यूटी का जो आकलन किया जाता है वो विदेशी डाकघर यानी कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विदेशी डाकघर, फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आरएमएस में ट्रांजिट सेक्शन का क्या अर्थ होता है ना? तो जो ट्रांजिट सेक्शन है ना वो एक चल कार्यालय, जो ट्रांजिट सेक्शन होते हैं वो चल कार्यालय होते हैं। इनका जो हेड होता है वो मेल गार्ड या मेल एजेंट हो सकता है, मेल गार्ड या मेल एजेंट हो सकता है। ऑप्शन है केवल पार्सलों का स्थायी कार्यालय, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी विदेशी डाक का प्रधान कार्यालय, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आरएमएस से संबंध शाखा डाकघर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलवे अथवा नदी स्टीमर मार्ग पर कार्य करने वाला चलित कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कार्यालय ट्रांजिट सेक्शन के कार्यपत्र वर्क पेपर तैयार करता है, उनकी जांच करता है तथा उन्हें प्रपत्र बैग एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराता है? ऑप्शन है रिकॉर्ड कार्यालय, ऑप्शन बी जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी प्रधान डाकघर, ऑप्शन डी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड कार्यालय हो जाएगा। अगर आपसे बात करें कि मंडल के वेतन बिल का लेखा जोखा कौन रखता है, उस केस में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हेड रिकॉर्ड ऑफिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सॉर्टिंग मेल ऑफिस के एक सेट का प्रभारी अधिकारी किसे कहा जाता है? मेल गार्ड, ये ट्रांजिट सेक्शन का होता है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड अधिकारी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आरएमएस अधीक्षक, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डाक विभाग
केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डाक विभाग का जो सर्वोच्च निकाय है वो पीएसबी यानी कि पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है। इसमें एक चेयरमैन प्लस 7 मेंबर होते हैं और इसमें जो प्रशासनिक कार्य है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो डीजी के पास होता है। ऑप्शन ए या दूरसंचार मंत्रालय के अधीन है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। या महानिदेशक डाक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में है। जो डाक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसका नियंत्रण प्रत्येक सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा किया जाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका नियंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गोवा किस डाक परिमंडल के अधिकार क्षेत्र में? ऑप्शन है गुजरात दादरा नगर हवेली प्लस दमन दीव का अधिकार क्षेत्र अपने पास रखता है। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र और गोवा का अधिकार क्षेत्र अपने पास में रखता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मध्य प्रदेश का हेडक्वार्टर भोपाल में है। कर्नाटक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा डाकघरों का वर्ग नहीं है? तो डाकघर 3 प्रकार के होते हैं, एचओ, एसओ और बीओ। प्रधान डाकघर ये भी होता है, एसओ ये भी होता है, बीओ ये भी होता है, क्षेत्रीय डाकघर ये नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय डाकघर। क्वेश्चन 16, मोबाइल डाकघर में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है? तो जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं इन्होंने लेट पोस्टिंग की सुविधा दी है, लेकिन इसमें बीमित आर्टिकल एवं वीपी आर्टिकल इसमें शामिल नहीं होते हैं। साथ ही इन्हें मनी ऑर्डर बुक करने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन मद्रास और नागपुर को मनी ऑर्डर बुक करने की इजाज़त दी गई है। तो ऑप्शन है, बीमित लेखों की बुकिंग तो करता ही नहीं है, वीपी लेखों की बुकिंग ये भी नहीं करता है। डाक टिकट एवं डाक सामग्री की बिक्री तथा पंजीकृत पत्र डाक बीमित एवं वीपी को छोड़कर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सभी मोबाइल डाकघरों में बचत बैंक भुगतान होता है, ये भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन 17, एक डाक मंडल के अंतर्गत सभी डाकघर के कार्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण किसके पास होता है? बात करें पोस्टल डिवीज़न की तो पोस्टल डिवीज़न का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है एसपी या एसएसपी हो सकता है। एसपी एसएसपी का उल्लेख वॉल्यूम 5 के क्लोज नंबर 4 में दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वरिष्ठ अधीक्षक या अधीक्षक डाकघर एसपी एसएसपी। क्वेश्चन 18, रविवार एवं डाक अवकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोबाइल डाकघर रविवार को खुले रहते हैं? जी नहीं, मोबाइल डाकघर रविवार और छुट्टियों के दिनों में बंद रहते हैं। सभी डाकघर रविवार खुलते हैं? नहीं। ऑप्शन सी, नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सामान्यतः सभी डाकघर एवं मोबाइल डाकघर रविवार तथा डाक अवकाश पर बंद रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रविवार को डाक वितरण सामान्य रूप से जारी रहता है? नहीं, रविवार को डाक वितरण का कार्य बंद रहता है, लेटर बॉक्स से डाक भी नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अवकाश डाकघर गाइड में सभी सर्कलों के लिए अनिवार्य डाक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? बात करें
पीओजी के अकॉर्डिंग टोटल 17 छुट्टियों का उल्लेख है, जिसमें से 14 सभी सर्कलों में सेम होती है और 3 छुट्टियां सर्कल टू सर्कल वेरी करती है। ऑप्शन है गणतंत्र दिवस, जी हाँ। स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ। होली, ये कोई अनिवार्य डाक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन डी क्रिसमस दिवस, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस दिवस, ये तीनों अनिवार्य डाक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध है। होली अनिवार्य डाक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करने का मुख्य लाभ क्या है? लेख स्वतः बीमित हो जाता है, रॉन्ग। उसे स्वतः पंजीकृत लेख माना जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसे डाक जांच से छूट मिल सकता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसे यथाशीघ्र उपलब्ध डाक से भेजा जाता है तथा शीघ्र वितरण किया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब हम प्रीपेमेंट कर देंगे तब सीधी सी बात है कि जब पेमेंट पहले ही हो जाएगा तो उसका शीघ्र वितरण किया जाएगा। डाकघर यह प्रयास करेगा कि जिन आर्टिकल पर पहले से ही प्रीपेमेंट हो, ऐसे आर्टिकल को डाकघर जल्दी से जल्दी वितरण का प्रयास करेगा। क्वेश्चन 21, डाकघरों में बिकने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्टाम्प डाक शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं? स्मारक डाक टिकट, नियमित डाक टिकट, केंद्र सरकार द्वारा जारी राजस्व स्टाम्प, सेवा डाक टिकट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवेन्यू स्टाम्प का उपयोग डाक भार के लिए नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22, डाकघर गाइड के अनुसार डाक टिकटों के अतिरिक्त डाक शुल्क का भुगतान निम्नलिखित में से किस माध्यम से भी किया जा सकता है? केवल राजस्व स्टाम्प द्वारा, रॉन्ग हो जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन की छाप अथवा कुछ मामलों में नगद भुगतान द्वारा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी न्यायालय शुल्क स्टाम्प द्वारा, ये भी रॉन्ग। केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, डाक मार्गदर्शिका के अनुसार पत्र या पैकेट पर डाक टिकट कहाँ चिपकाई जानी चाहिए? ऑप्शन है पते वाले भाग के बाएं ऊपरी कोने में, बाएं तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। पते वाले भाग के दाएं निचले कोने, निचले कोने में भी नहीं होगा। पते वाले भाग के दाएं ऊपरी कोने में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेख पर कहीं भी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो डाक टिकट लगाई जाती है वो एड्रेस साइट के दाहिने हाथ के कोने में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अंतर्देशीय डाक द्वारा केवल बीमाकृत रूप में ही भेजी जा सकती? ऑप्शन है मुद्रित पुस्तकें, रॉन्ग हो जाएगा। मुद्रा नोट एवं आभूषण, शुभकामना कार्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समाचार पत्र, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा नोट एवं आभूषण। क्वेश्चन नंबर 25, अपंजीकृत पत्रों एवं पैकेटों पर सीलिंग वैक्स का प्रयोग सामान्यतः क्यों हतोत्साहित किया जाता है? इससे डाक शुल्क बढ़ जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। इससे पता पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। या पारगमन के दौरान अन्य डाक लेखों से चिपक कर उन्हें क्षति पहुंचा सकता है। इससे निरीक्षण के कारण वितरण में विलंब होता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पारगमन के दौरान अन्य डाक लेखों से चिपक कर उन्हें क्षति पहुंचा सकता है। क्वेश्चन 26, डाक मार्गदर्शिका के अनुसार डाक लेख के पते में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए? जिले का नाम जहाँ आवश्यक हो बिल्कुल करना चाहिए, पिन कोड ये भी करना चाहिए, डाक नगर ये भी करना चाहिए, लेकिन वाया जैसे मार्ग संकेत का उपयोग नहीं करना चाहिए। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर कोई वाया जैसे संकेतों का उपयोग करता है तो ऐसे आर्टिकल को निषिद्ध आर्टिकल में माना जाएगा। साथ ही कोई जैसे एड्रेस ऐसे लिखता है रमेश ऑब्लिक महेश ऑब्लिक सुरेश, तो ऐसे आर्टिकल को भी हम निषिद्ध आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं।
क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन से डाक लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जाते हैं? तो पोस्ट बॉक्स में फुल्ली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल वितरित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है केवल पंजीकृत पत्र, रॉन्ग हो जाएगा। पोस्ट बॉक्स संख्या अंकित पूर्णतः प्रीपेड अपंजीकृत पत्र डाक लेख, पंजीकरण की स्थिति की परवाह किए बिना सभी डाक लेख, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल स्पीड पोस्ट लेख, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोस्ट बॉक्स संख्या अंकित पूर्णतः प्रीपेड अपंजीकृत पत्र डाक लेख। क्वेश्चन नंबर 28, यदि पोस्ट बॉक्स धारक किराया अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर पोस्ट बॉक्स की चाबी एवं ताला जमा नहीं करता अथवा किराया नवीनीकृत नहीं करता है तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन है पोस्ट बॉक्स संख्या स्थायी रूप से निरस्त कर दी जाएगी। स्थायी रूप से तो नहीं करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। किराए की दोगुनी राशि, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सुरक्षा जमा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। केवल नई चाबी का शुल्क वापस किया जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, डाक मार्गदर्शिका के अनुसार ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस अथवा ऑन सर्विस अंकित सरकारी डाक लेखों का वितरण एवं पुनर्निर्देशन निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए प्राप्तकर्ता के आवासीय पते के आधार पर, रॉन्ग हो जाएगा। प्राप्तकर्ता के आधिकारिक पदनाम यदि अंकित हो के आधार पर, प्रेषक के पते के आधार पर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। केवल कार्यालय के पिन कोड के आधार पर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी कोई आर्टिकल ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस या ऑन सर्विस का होगा, ऐसे आर्टिकल के लिए हमेशा हमें आधिकारिक पदनाम को देखना है और आधिकारिक पदनाम के अनुसार ही इनका रिडायरेक्शन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, डाक मार्गदर्शिका के अनुसार निषिद्ध वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से विस्फोटक किस श्रेणी में शामिल किया गया है? केवल पटाखे, रॉन्ग हो जाएगा। मिट्टी का तेल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइड के अकॉर्डिंग माचिस को ज्वलनशील अर्थात विस्फोटक की श्रेणी में शामिल किया गया है। पार्ट बी, मैथ और जीके को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 को हल करते हैं, है ना। तो इसको हल किया तो ये 6 बार में चला जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 + 5 17 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17। क्वेश्चन 32, एक छात्र ने 450 में से 360 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत कितना है? तो उसने 360 अंक प्राप्त किए। टोटल 450 में से करें, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काटेंगे 5 से तो ये 90 बार जाएगा। ये जाएगा 20 बार। 0 से ये 0 गई। 9 से काटा तो 9 × 36, 40 दूनी 80, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80%। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, एक दुकानदार ने 800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 920 रुपये में बेची। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 800 में तो उसने वस्तु को खरीदा और 920 रुपये में उसको बेचा, है ना। उसको कितना लाभ हुआ? 800 से 120 रुपये का उसको लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 800 पे हुआ। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 हो गई। 8 से काटा तो ये 15 बार कट जाएगा। 15 8 120। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 34, 5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 5000 पर
8% के लिए 100, 3 बार से ना, 2 जीरो से 2 जीरो के 8 3 24, 24 पंजे 120 और 1 जीरो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 15, 20, 25, 30 तथा 35 का एवरेज क्या है? 15, 20, 25, 30, 35। इनमें एक बात गौर करिए, 15 प्लस 5, 5 का गैप है, 20 प्लस 5, 25 प्लस 5, यानी कि एक कंटिन्यूअस यानी कि एक श्रृंखला सीरीज को डिनोट कर रही है। इसलिए जो बीच वाली वैल्यू होगी वही एवरेज हो जाएगी, अर्थात बीच वाली जो वैल्यू है टोटल 5 है, इसमें तो 2 इधर है 2 इधर है, जो तीसरी वैल्यू 25 ही इसका एवरेज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 25। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने 2 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, जिसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को अकेला ए कितने और दिनों में पूरा करेगा? ए 12 दिनों में, बी 24 दिनों में। टोटल वर्क इनका एलसीएम आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। दोनों ने 2 दिनों तक काम किया, 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 1 दिन में 2 करता है, ये बी 1 करता है, यानी कि 3 काम करता है। तो 2 दिनों में 6 काम कर चुके होंगे। टोटल काम 24 था, 6 काम जिसमें कर चुके हैं, 18 काम बचा है। 18 काम क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया है तो 18 काम ऐसे करवाना। ए 1 दिन में 2 काम कर सकता है, तो 18 काम करने के लिए इसे 9 दिन और लग जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिन, समझी। क्वेश्चन 37 की बात करें, एक कार 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, 2.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी? बात करें 2.5 घंटे की, तो 2.5 घंटे को हम 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 5/2। 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से 5/2 में कितना चलेगी? 2 से काटा 30 बार, 30 पंजे 150। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, यदि 8 पेन की कीमत 96 है तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी? 8 से काटा तो ये 12 बार जाएगा, 12 8 96, 12 पंजे 60। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60। क्वेश्चन नंबर 39, एक शर्ट की कीमत 500 से बढ़कर 600 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, यानी कि 5 थी तो 6 हो गई, यानी कि बड़ा कितना? 1 बड़ा, इससे बड़ा 5 से। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति क्या होगी? 180 किलोमीटर तय करती है 3 घंटे में, तो इसकी जो स्पीड निकल के आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 किलोमीटर घंटा। जीके को देखते हैं, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी। क्वेश्चन 42, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो अपना प्रेसिडेंट करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह गर्म
और चमकीला होता है। बात करें मंगल ग्रह की तो इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह। शनि, शनि ये रिंग रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, रिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप सभी जानते होंगे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 45, शास्त्रीय नृत्य कथक का उद्भव भारत के किस भाग में हुआ? बात करें कथक की तो कथक यूपी का है। कथकली, कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथक यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर भारत ना। क्वेश्चन 46, एक लोक सेवक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी ठेकेदार द्वारा दिया गया महंगा उपहार स्वीकार नहीं करता या किस नैतिक मूल्य को दर्शाता है? करुणा, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, निष्ठा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बात करें चिल्का झील की तो चिल्का झील ओडिशा में है। चिल्का झील ओडिशा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है, ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। लोकटक झील ये मणिपुर में है। सांबर झील अपनी राजस्थान में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। क्वेश्चन 48, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है ना? 42वां संविधान, 42वां संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। बात करें 44वां संविधान संशोधन तो इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन, इससे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 49, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन लिखा था ना। क्वेश्चन 50, एक सरकारी कर्मचारी को आधिकारिक अभिलेखों में ऐसी त्रुटि का पता चलता है जिससे उसे आर्थिक लाभ हो रहा है, सबसे नैतिक कदम क्या होगा? त्रुटि को अनदेखा कर लाभ उठाना, बिल्कुल रॉन्ग। सक्षम प्राधिकारी को सूचित कर त्रुटि को ठीक करना, किसी के ध्यान देने तक प्रतीक्षा करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लाभ को सहकर्मियों के साथ बांट लेना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सक्षम प्राधिकारी को सूचित कर त्रुटि को ठीक करना। तो दोस्तों यह था बिहार सर्कल का 2026 का प्रश्न पत्र जो हाल ही में कंडक्ट कराया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।